से हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा हो गया। आरोप है कि आबकारी जो विभाग है उसमें बदलाव किए गए और एक बड़ा घोटाला किया गया है। लेकिन इस छापे के बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, बंदूकें तान ली है दोनों तरफ से, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग है। बल्कि आम आदमी पार्टी तो यहां तक कह रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था जिसमें शिक्षा मंत्री की तारीफ हुई थी, बस यही बीजेपी को हजम नहीं हुआ। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि अगर घोटाला किया है तो सामने आएगा। अब ये भ्रष्टाचार बनाम कट्टर ईमानदार जंग बन चुकी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। और यहाँ पर युवा छात्र हैं, मीडिया के कई स्टूडेंट्स हैं, ये तमाम सवाल दागेंगे। तालियों के साथ आपका स्वागत। 3 बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। संजय जी का स्वागत कीजिए। सुप्रिया श्रीनेत जी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। शुक्रवार की सुबह जिस वक्त दिल्ली की नींद भी ढंग से नहीं खुल पाई थी, देश की बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने राजधानी में बहुत कुछ खोलने का सिलसिला शुरू कर दिया और सबसे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारने जा पहुंचे। दरवाजे बंद है और भीतर जो चल रही है इस वक्त कार्रवाई वो सीबीआई की है। तो आज यहाँ पर जो गेस्ट बन करके आए हैं, जो अतिथि बन के आए हैं, वो सीबीआई है। और अंदर ये आधिकारिक आवास, यहाँ पर अभी आपको अंदर शांति दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन बंद दरवाजों के भीतर सीबीआई की रेड लगातार चलती हुई अब लगभग 2 घंटे होने को आए हैं, जब सीबीआई के अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, अंदर दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर छापा पड़ते ही सियासत सुलगने लगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने मोर्चे संभाल लिए। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें, उनको ऊपर से आदेश हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर का हवाला देकर मनीष सिसोदिया का बचाव किया और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया एक तरह से। एक है न्यूयॉर्क टाइम्स, एक है खालिश टाइम्स। दोनों में जो रिपोर्टर है एक ही रिपोर्टर है, वर्ड टू वर्ड सेम लिखा हुआ है, एकदम सेम पिक्चर, एकदम जो 6 पिक्चर इसमें डाली हुई है, मेरे पास में और भी पिक्चर्स हैं, जो 6 पिक्चर इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में है वही 6 पिक्चर खालिश टाइम्स में। ऐसा होता है क्या? सारे अखबारों में एक ही स्टोरी लगेगी और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाएगा और एक ही पिक्चर होगी, तो उसको क्या मानेंगे? उसको तो ऐड ही मानेंगे। दिल्ली में आबकारी घोटाले को लेकर सीबीआई ने सिर्फ मनीष सिसोदिया के घर पर ही छापा नहीं मारा, बल्कि 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर दबिश दी, जिसमें पूर्व एक्साइज कमिश्नर समेत 4 अधिकारी भी शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख, करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बना रहे अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पे कद देख, आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं।
और उन्होंने सीबीआई जैसी एजेंसियों को हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर छोड़ दिया है। एक ही मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करो। शराब नीति बना करके दिल्ली में करोड़ों का घोटाला हुआ। उस करोड़ों के घोटाले का इंसाफ तो दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए। अब जब इन्होंने घोटाला किया, जांच जैसे ही बैठी, आम आदमी पार्टी ने, उनके मुखिया ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी आबकारी नीति को बदल दी। इसका मतलब है कि घोटाला हुआ है और बड़ा घोटाला हुआ है। दिल्ली की जनता का खजाना लूटा है। असल में दिल्ली के मुख्य सचिव ने नई आबकारी नीति को लेकर जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें गड़बड़ियों का जिक्र किया गया था और मनीष सिसोदिया को कटघरे में खड़ा किया गया था, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। मुनीश पांडे और अमित भारद्वाज के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं सुधांशु जी से। सुधांशु जी, कौन सी वो पार्टी देश की बची है जिस पर अभी तक आपकी किसी एजेंसी ने रेड नहीं किया हो? शिवसेना से लेकर कांग्रेस, हर किसी को आप कटघरे में, और तमाम विपक्ष का कहना है कि आप सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं और आप जानबूझकर मनीष सिसोदिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जब हम सत्ता में नहीं आए थे 2014 से पहले, आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी बची थी जो कि जांच एजेंसियों घेरे में ना आई हो? कांग्रेस के जमाने में 2G, CWG वगैरह वगैरह उनके थे, सपा थी, बसपा थी, लालू प्रसाद यादव जी थे, DMK थे, कौन नहीं था भाई? यानी जब सत्ता में, तब ये तो खैर उस समय इनका अस्तित्व नहीं था, इसलिए वो विषय इनका नहीं लागू होता। मैं कहना चाहता हूं, जब हम विपक्ष में थे तब भी जांच एजेंसियों के घेरे में विपक्षी पार्टियां ही थीं, और आज हम सत्ता में हैं तो वही लोग जो पहले से जांच एजेंसियों के घेरे में हैं वो हम पे दबाव बनाते हैं, वो जांच एजेंसियों को दबाव में लेने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, तो बहुत इजीली समझा जा सकता है। अगर ऐसा होता कि 2014 से पहले सब एकदम पाक साफ थे, कहीं कुछ था ही नहीं, अचानक शुरू हो जाता, तो ये बात उठती थी। संजय जी, अब ये छापा है और उसके बाद से सच आना है, लेकिन आप लोग अभी से ही रो रहे हैं कि नहीं बीजेपी जानबूझकर कर रही है। सच सामने आए, और आप लोग तो हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं, फिर डर क्यों एजेंसी से? बिल्कुल सही बात आपने कहा, और बहुत अच्छी बात आज इन्होंने खुद से स्वीकार किया। हमको तो पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी है, अभी ये बता रहे हैं कि ये कांग्रेस बनने आए थे। जितनी बुराइयां कांग्रेस में थी, जितने छापेमारी वो विपक्ष पे करना चाहते थे, वही सारे काम ये करेंगे। जब इनसे जीएसटी पे सवाल पूछो, बोलो तो कांग्रेस करना चाहती थी। महंगाई पे सवाल पूछो, अरे महंगाई तो कांग्रेस के समय में ज्यादा थी। बेरोजगारी पे सवाल पूछो, अरे बेरोजगार, तो आप अपनी पार्टी का नाम बदल दीजिए, आप एक कांग्रेस 1 हो जाए, कांग्रेस 2 हो जाइए, आप दोनों लोग अपना अपना तय कर लीजिए। दूसरी बात, जो ये पूरा मामला है, आप देखिए कि कब शुरू किया गया। जैसे ही पंजाब हम जीतते हैं, गुजरात जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, छापों का दौर शुरू हो गया। जैसे ही आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी जाते हैं गुजरात के अंदर और कहते हैं कि भाई हम दिल्ली का मॉडल यहां पे लागू करेंगे, पहला आक्रमण क्या होता है? फ्रीवीज, रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। जब उस पर हम बताते हैं कि भैया 10 लाख करोड़ रुपए तो आपने अपने पूंजीपति मित्रों का राइट ऑफ किया है और 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ किया है, तब आप सीबीआई, ईडी, इन तमाम जांच एजेंसियों को लेके आते हैं। असल मसला यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने यह स्वीकार किया है कि अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी का इलेक्शन होगा 2024 का, भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी का इलेक्शन होगा 2024 का। आप खुली लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप शिक्षा के मॉडल को, स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना चाहते हैं, जिसकी लोकप्रियता आज पूरी दुनिया में है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है केजरीवाल का स्कूल देखना है। आप उस स्कूल के मॉडल को रोकना चाहते हैं जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स अपने फ्रंट पेज पे खबर छाप रहा है मनीष सिसोदिया की, कि दिल्ली में शिक्षा की क्रांति हुई है, केजरीवाल ने शिक्षा की क्रांति की है। आप शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 मॉडल जो सबसे लोकप्रिय है, उस पर आप पहले स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल रहे हैं, अब शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई कर रहे हैं। अगर शराब मुद्दा होता तो मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, गुजरात के अंदर क्या हुआ? जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मर गए और 10,000 करोड़ का काला धंधा, शराब का, जहरीली और नकली शराब का धंधा हर साल गुजरात के अंदर होता है। कितने बीजेपी नेताओं पे ईडी हुई, कितने बीजेपी नेताओं पे सीबीआई हुई, कितने बीजेपी के नेता गिरफ्तार हुए? उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का सदस्य नकली शराब बनाते हुए पकड़ा गया गुजरात के अंदर। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये एक दुर्भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। और एक बात कह के बस खत्म करूंगा, ये ऐसे ही
उस टाइम में भी चीख चीख के बोल रहे थे जब केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, बोले बहुत बड़ा घोटाला मिल गया। 7 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया पे पहले भी सीबीआई का छापा मारा, बोले बहुत बड़ा घोटाला मिल गया, आज तक कुछ नहीं निकला। सत्येंद्र जैन पे एक सर्विसेज के मामले में सीबीआई की जांच कराई 3 साल के बाद कह दिया कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती। सुंगलू कमेटी बनाई अंजना जी, यकीन उन्होंने 400 फाइलों की जांच कराई केजरीवाल सरकार की, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। 40 विधायकों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाला। एक सोमनाथ भारती उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले गए थे, बोले इनका जबड़ा चेक करना है कुत्ते का। इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं आप, पीछे पड़ते हैं, तरीके से कार्रवाई आप विपक्षी पार्टियों के पीछे पड़ते हैं। लोकप्रियता से इतना डरते हो आप चुनाव लड़ो। 24 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, ये कह रहे हैं वो। और ये आबकारी घोटाला है क्या सर, समझा दीजिए जरा। पहले बात मैं बता दूं, ये सोमनाथ भारती जी को जो कुत्ते को पकड़ने के लिए गए थे, उनकी वाइफ ने कंप्लेन की थी कि वो मुझे कुत्ते से कटवाते हैं। अच्छा, तो पूरा बताया करिए ना, इसलिए पुलिस गई। अब एक महिला कंप्लेन करेगी, जांच नहीं करनी चाहिए अगर आप कह रहे हैं। और दोनों पति पत्नी फिर साथ रह रहे हैं, आप ही लड़वा रहे थे। ओहो, अब देखिए कह रहे पति पत्नी भी आप लड़वा रहे थे, गजब है भाई, काम करते हैं आप लोग। खैर अब आ रहे हैं पार्टी है आप लोग। अब देखिए, सबसे पहले देखिए इनके मुंह से क्या निकला, दिल की हसरत कैसे निकली कि 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल होगा। भैया हमसे लड़ने से पहले उनसे लड़ने को तैयार है। यानी जो 8 साल पुरानी पार्टी है वो 136 साल पुरानी पार्टी से अपने को पहले ही बड़का नेता मानने लगी कि हम लड़ेंगे, आप कहां लड़ने वाले हैं। दूसरा, शायद संजय जी ध्यान नहीं दे पाए, मैंने जब नाम गिराया तो कांग्रेस के घोटालों के भी नाम गिराए थे। तो कांग्रेस के घोटाले अपने जमाने में, आप बदला कौन? ये वो पार्टी है जिसने आज कहा था आरोप लगते ही इस्तीफा, सारा केस लोकपाल को ट्रांसफर होना चाहिए। वो आज कहते हैं कोर्ट से तो छोड़िए, कहते हैं ये जांच फालतू फंड में की जा रही है। ये कैसे बदले हैं और ये कैसे बदलते हैं कि जिस कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ये सत्ता में आए, झंडा हिला हिलाकर इन्होंने रामलीला मैदान में अपने राजनीतिक आंदोलन में अपने वैचारिक प्रणेता अन्ना को बरगलाया हुआ कहकर इन्होंने सत्ता ले ली, उसी कांग्रेस से लिखित समझौता करके सत्ता प्राप्त किया। तो बदलाव तो इनमें आया है, राजयोग के साथ राजरोग इनमें आया है। अन्यथा कभी आपको लगता है ये वही आम आदमी पार्टी है जो पहले कहती थी आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए, अब कह रहे हैं कि ये हो रहा है। अच्छा, एक बात और कह दूं कि आप कहते हैं कि साहब ये घोटाला है क्या, तो उसकी जांच हो जाने दीजिए। इसमें दूध का दूध पानी का पानी। और सच और झूठ की बात, जहां तक ये बात कहते हैं, अब ये बताइए, जिसकी पार्टी के नेता न्यायालय में माफी मांग चुके हो झूठे आरोप लगाने के लिए, नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, मनीष तिवारी जी के खिलाफ, अब उनकी सत्यता को कितना प्रमाणित माना जाए जिन पे झूठे होने की सर्वोच्च न्यायालय की मोहर है? सुप्रिया जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि उन्होंने जिस विषय को उठाया है और ये तो आपको अभी से निपटा रहे हैं, कह रहे हैं 24 में अब लड़ाई मोदी जी और केजरीवाल जी की होगी। मुझे सबसे पहले तो एक बात की बड़ी खुशी है अंजना जी, आपके सवाल को काट के बोल रही हूँ, बड़ी खुशी इस बात की है कि महिला की कंप्लेन पर देखिए इन्होंने पुलिस भेजी थी कुत्ते से कट, महिला याद आई, अंततोगत में महिला याद आ गई, बड़ी अच्छी बात है, महिला की कंप्लेन पर भेजी थी। उसके बाद इन्होंने कहा ये घोटाले वो घोटाले, 2-4 मिनट के लिए सब भूल जाइए, ना हमारा घोटाला ना उनका घोटाला, ना सब भूल जाइए। बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, एक ऐसी गंगा बह रही है भारतीय जनता पार्टी के पास, सारे सर्व से आपके दाग धब्बे धुल जाएंगे। येदियुरप्पा जी पर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी ना जी, अब तो गडकरी जी को हटाया जाएगा, येदियुरप्पा जी को पार्लियामेंट बोर्ड लाया जाएगा। हेमंत बिस्व शर्मा पर ईडी की जांच चल रही थी, मुख्यमंत्री बनते ही फाइल बंद, मुंह जबानी बंद। मुकुल रॉय इनके पास आए तो फाइल बंद हो गई, चले गए फाइल खुल गई। रेड्डी ब्रदर्स, मतलब कितने नाम मैं गिनाऊं, इनको जब आप ज्वाइन करते हैं तो दाग धब्बे धोकर, गंगा नहाकर, पूर्ण प्रताप से इनकी गोदी में बैठ जाते हैं। अगर इनके खिलाफ बोलिएगा तो जो एजेंसी है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, वो इनके नए फ्रंटल है। मेरी जानकारी, मेरे सोर्सेस का कहना यह है, आप लोग सूत्रों के माध्यम से खबर चलाते हैं, मेरे भी सूत्रों का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल बड़े नाराज हैं, उनको घर बिठा दिया है, नए फ्रंटलों से काम करा रहे हैं, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स से, तो बड़ी नाराजगी चल रही है, जैसे पार्लियामेंट बोर्ड को लेकर चल रही है। चलिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग का एक नया कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी स्थापित कर रही है, और इनको लगता है अगर गवर्नेंस करने का मॉडल यह है तो आप करिए, आप अपना असली चाल चरित्र चेहरा दिखा रहे हैं, दिखाइए। 8 साल से सत्ता में आप हैं,
आप कोई भी चीज प्रूफ नहीं कर पाए। जिन चीजों को लेकर कभी आप सड़क पे बैठते थे, न्यायालय ने कह दिया कोई इसमें स्कैम नहीं है, आपके मुंह में दही जम गई, जिस पर आपने जीएसटी लगा दिया है। खैर, आप कुछ नहीं बोल पाए 2G पर, न्यायालय ने कहा कोई स्कैम नहीं है। आपने 6 लाख करोड़ के स्पेक्ट्रम को 1.5 लाख करोड़ में बेचा, वो स्कैम पर आप चुप हैं। गुजरात में खुला धंधा ड्रग्स का चल रहा है, रोज ड्रग्स की जब्ती होती है। कौन चला रहा है ये धंधा, मैं जानना चाहती हूं। क्यों सरकार ईडी, एनआईए, क्यों सरकार एनसीबी वहां नहीं भेजती है, मैं जानना चाहती हूं। वहां नहीं जाएगी। जीएसपीसी का स्कैम, दाल का स्कैम, तमाम स्कैम जो होगा वो ऑपोजिशन के ऊपर होगा। आप पर अभी हम इस आंसर दोनों पर जवाब दीजिए। एक तो आपकी वो वॉशिंग मशीन सर, और उसमें कौन सा डिटर्जेंट आप लोग इस्तेमाल करते हैं? अनर्गल और झूठे आरोप। डिटर्जेंट अगर देश के हाथ लग जाए। येदियुरप्पा पर केस 2011 में हुआ जब इनकी सरकार थी, हमने उसके बावजूद उनका इस्तीफा लिया। 2013 के कर्नाटक चुनाव में भारी कीमत चुकाई, हमारी सरकार नहीं बनने पाई। जब येदियुरप्पा जी से सारे केसेस खत्म हो गए तब वो आए। आज एक भी केस नहीं है, बताइए। हेमंता विश्व शर्मा पे कह रहे ईडी का केस है, मैं चुनौती से पूछता कौन सा ईडी का केस था भाई हेमंता विश्व शर्मा पे? बिना वजह आकर कुछ भी बोलने लगना। अब मैं दूसरी बात, ईडी का कोई केस नहीं है, आप बताइएगा। ईडी का कोई केस कभी नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब देखिए, अब झूठ, चलिए नेताओं पर तो आरोप लगते रहते हैं, ये जानते हैं कौन सी पार्टी है? प्रधानमंत्रियों पे आरोप कब लगे भारत के इतिहास में? पहली बार नागरावाला कांड इंदिरा जी के जमाने में संदेह के घेरे में आए, फिर सीधे आरोप बोफोर्स का राजीव गांधी के जमाने में, फिर नरसिम्हा राव के जमाने में इतने आरोप लगे कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिनको की कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा होना पड़ा प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में याद करिए, सीबीआई तोता है, ये कोयला घोटाले में पीएमओ ने फाइल तलब की थी, उसी के ऊपर कोर्ट ने बोला था। तो भाई बाकी तो छोड़िए, आपके प्रधानमंत्रियों पे आपकी सरकार रहते हुए जितने आरोप लगे, तो वो क्या हमने लगाए थे? क्या उस समय मोदी जी और अमित शाह जी थे? इसलिए मैं कह रहा हूं, इनका भ्रष्टाचार नैसर्गिक चरित्र है, सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में हो। अंजना जी, एक ही इस देश की राजनीति में एक ही सत्ता दल का अध्यक्ष दोषी पाया गया है घूस लेते हुए। बंगारू लक्ष्मण जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। संजय जी, इन बच्चों की उम्र में एक सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है कि क्या दिल्ली सरकार मुफ्त वाले अपनी पॉलिसी को लागू करने के लिए अलग अलग जगहों से आबकारी नीति में जो बदलाव किए गए उन सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए ये सब कुछ करती है, जिसकी वजह से ऐसा घोटाला सामने आया? इस सवाल पर आपका क्या जवाब? देखिए, पहली बात अंजना जी, आपको याद करना चाहिए कि हम पिछले 7 साल से लगातार, ये तो अभी पॉलिसी की तो बात अब आई, हम तो लगातार मुनाफे का बजट दे रहे हैं। दिल्ली की सरकार वो सरकार है जिसने शिक्षा निःशुल्क, पानी निःशुल्क, बिजली निःशुल्क, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा निःशुल्क, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा निःशुल्क, बावजूद इसके हमने मुनाफे का बजट दिया। शराब पर डिस्काउंट, ये क्यों सुन तो लीजिए आप। हाँ। मुनाफे का बजट दिया। अभी एक बात जो वॉशिंग मशीन की आई और इन्होंने कार्रवाई की बात की, कहने लगे ये वो पार्टी थी जो कहती थी कि सब पे जांच हो जानी चाहिए। अरे भाई, तो आपने हमारी इतनी जांच कर डाली, एक भी मामला बताइए ना जो आप साबित कर पाए हो। पहली बात। दूसरी बात क्या कहते हैं ये, अरे भाई जब अगर कोई घोटाला घपला आपने नहीं किया तो जांच से क्या डर है आपको? सुधांशु जी राज्यसभा के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी एफआईआर से बाहर नहीं है। चलिए 7 एफआईआर कर दीजिए उनके ऊपर, रोज एक थाना, दूसरा थाना, तीसरा थाना, 7वां थाना घूमते रहे वो। आपको एक सरकार जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, जो केजरीवाल जी का मॉडल है दिल्ली का, ये काम कैसे आगे बढ़ेगा उसकी चिंता के बजाय कैसे एफआईआर करना है, कैसे जांच करना है, कैसे मुकदमे लगाने हैं, उसकी आपको चिंता खाई जाती है। वाटर घोटाला था हेमंत विश्व शर्मा का, आप भूल गए, ये बता नहीं पा रही थी आपको। वाटर घोटाला था और अमेरिका तक में उसकी चर्चा हुई थी। और आपको बता दूं, आपकी पार्टी ने, उस समय वो कांग्रेस पार्टी में थे, आपकी पार्टी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था ये वाटर घोटाला, वाटर घोटाला। सर, अमेरिका से याद आया, अमेरिका से याद आया सर, 2 अखबारों में, आप भूल गए। और सुधांशु जी, नारद स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल राय फंसे, तब भी आप लोग चिल्लाए। उसके बाद शारदा स्कैम में मुकुल राय फंसे, तब भी आप लोग चिल्लाए, प्रदर्शन किए, बोले अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार टीएमसी में। उसी मुकुल राय को आप लेके आए, बोले हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर जब वो चले गए टीएमसी में, अब बेईमान हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था ना आपने, नारायण राणे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नारायण राणे को आपने लाया। नारायण राणे पे जांच चल रही थी जमीन घोटाले, महाराष्ट्र के शिंदे, और उसके बाद आप उनको मंत्री बनाए हुए केंद्र में। आपके पास जो आ जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है।
राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। आप 8 साल में एक नेता का नाम बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जिसपे भाजपा का ठप्पा लगा हो या भाजपा में शामिल हो गया हो। 50-50 करोड़ों के विधायकों की खरीद फरोख्त तो सामने आती। अजीत पवार बताइए, देवेंद्र फडणवीस जी पूरे चुनाव में चक्की पीसिंग, पवार साहब पीसिंग 6:30 बजे सुबह उनके साथ शपथ ले रहे हैं। बताइए आप, छुप छुप के 6:30 बजे शपथ ले रहे हैं आप। संजय राठौड़ उसके लिए कह रहे थे हम तो आमरण अनशन कर देंगे, अपनी जान दे देंगे। रिकॉर्ड ही खुल गया सर आपका। संजय राठौड़ कैसे बन सकता है? संजय राठौड़ कैसे बन सकता है मंत्री? पूरा रिकॉर्ड। उद्धव ठाकरे ने उसको बर्खास्त कर दिया। उद्धव ठाकरे ने बर्खास्त कर दिया। इन्होंने अनशन किया बर्खास्तगी के लिए। और फडणवीस जी ताली बजा रहे थे, कह रहे थे यही बहुत बढ़िया मंत्री। सर एक बार अमेरिका के लेख पर आते हैं, उसके बाद अमेरिका के लेख पे जरूर आए। 2 अखबारों में कैसे छप गया? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। वो अखबार अपने यहाँ पे जर्नलिस्ट बच्चे बैठे हैं, जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, इन बच्चों को भी दिखाइए। दिखा रहे हैं, ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है नीचे? कॉटसी न्यूयॉर्क टाइम्स। यानी कि अगर आज तक अपने चैनल पे किसी दूसरे चैनल की वीडियो फुटेज चलाता है तो लिखता है इतनी आसानी से कोई चैनल दूसरे का चलाता है। सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा, कभी नहीं चलाता। आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा सुधांशु जी, आप भाग थोड़ी रहे। बताइए। तो उस पे चलाते हैं आप सौजन्य से, एक एक लाइन वही, एक एक फोटो वही, एक एक भाषा वही, एक ही पत्रकार। और खलीज टाइम्स ने लिखा सौजन्य से न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है। अब अनपढ़ों की जमात अगर बीजेपी में पढ़े लिखे सुधांशु जी को मूर्ख बनाएगी, पढ़े लिखे सुधांशु जी को अगर अनपढ़ों की जमात गलत फीडबैक देगी तो ये मेरा दोस्त नहीं। ठीक है, जवाब दे दीजिए, उसके बाद सवाल। मेरा बस दोस्त एक लाइन जल्दी से। बड़ा गर्व हो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया। क्या बोले केजरीवाल जी? सबसे बड़ा अखबार, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स है ना? सबसे बड़ा अखबार है योमिनी शिमोरी, जापान का। अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स है नहीं, यूएसए टुडे सबसे बड़ा अखबार है। न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्कुलेशन कितना है? 11 लाख। साहब उतना तो इंडिया टुडे का है, और टाइम्स ऑफ इंडिया का 30 लाख है। गजबा है, गजबा है। ये मतलब ये न्यूयॉर्क टाइम्स का सबसे बड़ा है। और दूसरा, एक मिनट, रिसर्च नहीं, पूरी बात। ये न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में एक बार बताइएगा, जो कभी भारत के बारे में कितनी बार पॉजिटिव न्यूज आपने सुन पड़ी है। 30 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, 30 साल का दावे के साथ। 2002 मैं अमेरिका में था उस समय। 28-29 जुलाई का अखबार देख रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में सेंटर में 2 पेज पूरे गुजरात के ऊपर। जब भारत की कोई खबर नहीं छपती थी 22 साल पहले, वहां जिन अखबारों का वो एजेंडा, जिन्होंने दिल्ली दंगे के समय यह कह दिया कि उस समय अंकुर शर्मा जो मारा गया था, उसके भाई ने कहा कि वो हिंदुओं के द्वारा मारा गया। उसके भाई ने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स के किसी पत्रकार ने मुझसे बात ही नहीं की है, चूंकि वो इनको सूट। आप समझ लीजिए, जिस अखबार का एजेंडा हमेशा से 20-25 साल से, अन्यथा मैं विनम्रता पूछता हूं, भारत के बारे में सकारात्मक 4 खबरें बताइएगा पिछले 20-25 साल में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी। अंजना जी, मैं 10 सेकंड की बात बोलना चाहती हूँ, 10 सेकंड की बात। एक अभी और वो एक दूसरे का सौजन्य भी ले रहे हैं। इन्होंने बताया वो किसके सौजन्य से निकालकर किसके सौजन्य में बता रहे हैं, वो समझा जा सकता। तो आप मानिए ना पूरे देश के सामने कि विज्ञापन नहीं है। 6 महीने आप पहले झूठ बोल रहे थे। 6 महीने पहले तमामों लोगों ने, जिसमें से सुधांशु जी भी थे, अपने ट्विटर हैंडल से एक न्यू गार्डियन का एक लेख जो प्रधानमंत्री पर छपा था उसको शेयर किया। वो क्या था मैं जानना चाहती हूँ। वो एक टूल किट थी। और न्यू गार्जियन का किसी ने नाम सुना है? नहीं। इनको फिलिप कॉटलर का अवार्ड जब मिल जाता है प्रधानमंत्री को तो नोबेल बनाकर दिखाते हैं, लेकिन दूसरों से दिक्कत है। मेरी दिक्कत इनसे यह है कि बाकी जो करे वो पाप है, एक ये जो कर रहे हैं वो लीला है। ये बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, एक लाइन और, एक लाइन परमिशन दे दीजिए, बोल लीजिए। इन्होंने गार्डियन बोल दिया तो भाइयों अब जाके चेक करिएगा, द गार्डियन लंदन का नहीं, 18 मई 2014। ये न्यू गार्डियन था, ये वो द गार्डियन नहीं था। वही तो कह रही हूं। मैं तो सबसे बड़े लंदन के अखबार द गार्डियन की बात कर रहा हूं। 18 मई 2014 को उसने जानते क्या लिखा? उसने लिखा 16 मई 2014 भारत के इतिहास में दूसरे आजादी के दिन के रूप में जाना जाना चाहिए, चूंकि इससे पहले देश में आजादी के बाद लंबे समय तक जिस व्यवस्था और दल का शासन रहा। बात सुनिए, बात सुनिए। उन्होंने कहा वो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की विरासत के थे। पहली बार भारत में एब्सोल्यूट सत्ता एक ऐसे विचार के हाथ में आई है जिसका कोई कनेक्शन ब्रिटिश लीगेसी से नहीं है। और ये वो धरती जहां से जाकर राहुल गांधी ने महंगाई पे ज्ञान दिया था, और जहां 2006 में करने लगती हैं। न्यू गार्डियन के नाम से छपा था। ये बताना आपके लिए जरूरी है। तो सब जाके चेक कर लीजिएगा ना, मेरी बात भरोसा करिए ना इनकी बात पे। सवाल पूछिए। मेरा सवाल संजय सिंह जी से है। इस बार तो मेमोरी लॉस नहीं होगा सर? क्योंकि जब भी छापा पड़ता है, जब
बुलाती है तो बोलते कि कोरोना से मेरा मेमोरी लॉस हो गया था। किसने बोला ये? नहीं, सत्येंद्र जैन कि कोरोना के चलते मेरा मेमोरी लॉस हो गया। इस बार तो मनीष सिसोदिया जी ठीक तो है ना? क्या फिर वही आरोप लगेगा कि वही मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब मनीष, यही सवाल है उनका कि जानकारी देंगे ना, कोऑपरेट सहयोग करेंगे ना, क्या जांच एजेंसी के सामने ऐसे तो अनभिज्ञता नहीं कर देंगे कि याददाश्त को। बिल्कुल सुबह ही केजरीवाल जी ने भी और पार्टी ने भी और मनीष सिसोदिया जी ने भी सीबीआई का स्वागत कर दिया कि आइए आप जांच कीजिए। बात पूरी कर लूं, लेकिन ईडी और सीबीआई, ये अभी नौजवान बच्चे हैं, इनको पता होना चाहिए ईडी का कन्विक्शन रेट पता है आपको? 3000 छापे मारे हैं 8 साल में, 3000 छापे, और कन्विक्शन रेट कितना है? 0.5%। 0.5%। 29 लोगों को कन्विक्ट कर पाए अब तक। आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके से काम कर रही है। तो उनको कार्रवाई करना है, वो करें, उससे इनकार नहीं है, लेकिन ईडी और सीबीआई की जो प्रतिष्ठा है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार कम हो रही है। ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ टारगेट करके, अगर उनका एक ही काम है कि दिन रात केजरीवाल सरकार के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, सब पे हमें जांच करनी है, आप करते रहो, करो जांच। संजय सर से है कि दिल्ली में इतने मतलब सालों से आपका सरकार चल रहा है, तो क्या कोई नया कॉलेज या कोई मेडिकल हॉस्पिटल बना है, या फिर कोई मेडिकल कॉलेज जिसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ जो दिल्ली में बना हो? ठीक है। 22,000 स्कूल के नए कमरे बने, और इन्होंने ही एक चैनल पे सवाल पूछ लिया था मुझसे कि क्या कोई नया स्कूल कॉलेज बना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी। दिल्ली के अंदर 800 बेड का हॉस्पिटल बना बुराड़ी में। 27 कॉलेज की सूची इन्हीं को भेज चुका हूं मैं, ये अभी। लेकिन फिर अभी आप इनसे पूछे एक को स्कूल नहीं, अच्छा, कितने दारू के ठेके ज्यादा बड़े बताइए? 27 स्कूल और सैकड़ों दारू के ठेके बने। फिर दारू के ठेके बताइए। और मैं इस अच्छा दारू के ठेके पे, अच्छा दारू पीने की उम्र भी कम कर दी, दारू पीने का टाइम भी बढ़ा दिया, दारू के ठेके भी बढ़ा दिए। अरे वहां तो कह रहे हैं कि गैर कानूनी जहरीली शराब, यहाँ तो सरकारी शराब पिला के नशे में आपके गिना चुका हूं जहां जहां उम्र कम है, 18 साल है। अरे आपने कम की ना, अभी आप फिर शर्मिंदा होंगे। अरे कोई शर्मिंदा नहीं होंगे। गोवा टूरिस्ट प्लेस है, दिल्ली को टूरिस्ट प्लेस नहीं है कि 3 बजे रात तक दारू पीने के लिए खुला रहना चाहिए। 9 राज्य आपके। अरे आप देखिए, अब आगे ये वही पार्टी है जो कह रही दूसरे राज्यों में कम है, तो ये अलग राजनीति करने के लिए आए थे। तो मैं चुप था। ये अलग मत बोलिए सुधांशु जी, प्लीज सर, उनको बात पूरी करने दो। चुप था। मैंने कहा 22,000 स्कूल। एक सेकंड, एक खबर आ रही है संजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जल्दी से बता दें कि सीबीआई की जो एफआईआर की कॉपी है वो आज तक के हाथ लगी है। सेक्शन 17A के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। सिसोदिया समेत, मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के नाम है जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। और आज तक के पास सीबीआई की एफआईआर कॉपी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री का उसमें नाम है, 2 आईएएस अधिकारी हैं, एक डायनिक्स के अधिकारी हैं जिनका उसमें नाम शामिल किया गया है। आरोपी नंबर 1 बनाया गया है मनीष सिसोदिया को, और जो उनकी निजी गाड़ी है उसको भी सर्च इस वक्त किया जा रहा है सीबीआई की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 15 अक्यूज हैं जिसमें उप मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम है और उन्हें अक्यूज नंबर 1 बनाया गया है। और उसी एफआईआर की कॉपी हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। देखिए, पहली बात 22,000 नए कमरे बने। हाँ। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, वर्ल्ड क्लास हॉकी के ग्राउंड बने हैं, एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं। जिन बच्चों को देखना और आपको भी देखना तो आइए चलते दिखाते हैं। शराब के ठेकों पे सवाल पूछा था, वो अधूरी रह जाएगी बात। इन्हीं से पूछिए कि पिछली जो शराब के ठेकों की संख्या थी, जब पॉलिसी नई अप्रूव हुई तो 4 कम थी, और जब आज की तारीख में जिस पॉलिसी को अप्रूवल दिया बदलकर एलजी अनिल बैजल जी ने, उसमें कुल 468 शराब के ठेके दिल्ली में थे, यानी कि पुरानी संख्या से लगभग 400 कम। ये जानकारी है, इसलिए कुछ भी आके बोल देना अंजना जी गलत बहुत जानकारी अच्छी बात दे रहे है। क्या? अच्छा, सिर्फ एक ही लाइन बोलता हूं। अभी इन्होंने बोला था गलत जानकारी सब पे अनेक प्रकार बात। एक बात, कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन जिनका मेमोरी लॉस हो चुका है बताने के लिए, मगर मंत्री बनने रहने के लिए मेमोरी है। कितना सुंदर तर्क है कि मंत्री पद पर बने रहेगा वह व्यक्ति जो कोर्ट में हलफनामा देके कह रहा है कि मेरा मेमोरी लॉस है। मजाक की बात आप नहीं, ये बताइए, अच्छा ये बताइए कितना तार्किक जवाब है।
इस तरीके से आप एक ऐसे आदमी का हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, आज वो तो फिर मंत्री कैसे? नहीं, ठीक है, अगर आदमी बीमार हो जाता है तो मंत्री पद से हट जाता है ना। वो सत्येंद्र जैन वही व्यक्ति हैं जो जीवन और मृत्यु से लड़ रहे थे कोरोना के समय में, इस तरीके से दिल्ली के लोगों के लिए काम तो किया। मैं वही तो कह रहा हूं, सत्येंद्र जैन वही व्यक्ति है जिनके पिता की मृत्यु हुई। सुनिए, आपने छेड़ा है तो सुनिए आप, उनके पिता की मृत्यु हुई लेकिन उस आदमी ने अपना काम नहीं छोड़ा, दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे थे। वो सत्येंद्र जैन वही व्यक्ति हैं जिसने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 150 करोड़ रुपए भाई मैंने तो सिर्फ ये पूछा, यदि वो कोर्ट में कह रहे हैं कि मेरा मेमोरी लॉस हो गया तो मंत्री कैसे रह सकते हैं? सुन लीजिए, उस समय के नगर विकास मंत्री और भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हमारे वेंकैया नायडू जी ने जाके तारीफ की थी। ठीक है, एक सवाल लेते हैं, उसके बाद मेमोरी सही करने के लिए मैं सिर्फ टेक्निकल बात कर रहा हूं। मजाक उड़ाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मैंने सिर्फ टेक्निकल बात पूछी, उसके लिए आप स्वतंत्र मेरा हैं। आपसे सवाल था आप दोनों से, जैसे कि मैम ने कहा था कि हर जगह ड्रग डीलर्स होते हैं और ड्रग्स पकड़े भी जाते हैं, लेकिन क्यों मेन फोकस नहीं होता जहां से ये ड्रग्स आते हैं? एक चीज बोलना चाहती हूँ, जैसा कि इस बच्ची ने कहा ड्रग्स के बारे में, आपको नहीं लगता सुधांशु जी कि इतने युवा राष्ट्र में गुजरात में बार बार ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, ये बहुत बड़े टीवी डिबेट्स का विषय है, ये एनआईए और एनसीबी पर जाकर छापा मारने का विषय है। बस ड्रग पकड़ दी जाती है, इतना बड़ा ड्रग का स्रोत कैसे हो रहा है, उस प्राइवेट पोर्ट पे ड्रग आ कैसे रही है, क्यों नेशनल ब्यूरो नहीं जाता है वहां पे, ये पूछने वाली बातें हैं ना, लेकिन नारकोटिक्स ब्यूरो नहीं जाता है। लेकिन मुझे एक चीज और कहनी है, मैं इस बात से सहमत हूं कि ऑपोजिशन के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। 5422 केसेस अभी तक ईडी ने आज तक रजिस्टर किए हैं, 5422। 65% केसेस बीजेपी के 8 साल के कार्यकाल में हुए हैं। वो कौन सी द्वेष की राजनीति, वो सबको समझ में आती है। लेकिन मुझे एक बात संजय भाई आपको भी समझानी है, जब कोरोना काल चल रहा था और मुझे लगता है दिल्ली में जिस तरह से मौत का एक साया मंडराता हुआ लोगों ने अपने सर पे देखा, उस टाइम पर आप लिकर की नीति बना रहे थे। 25 साल से कम उम्र के बच्चों को आपने 21 कर दिया, 3 बजे रात तक खुले रहेंगे। मुझे पता है यह लिकर नीति विड्रॉ हो चुकी है, लेकिन क्या यह प्राथमिकता थी उस समय की? डिस्काउंट दे दिया था। मैं वही पूछ, क्या यह प्राथमिकता होनी चाहिए थी? डिस्काउंट, लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर मर रहे थे। मैं समझना चाहती हूं, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि क्या यह सरकार की प्राथमिकता थी, और इसलिए समझना चाहती हूं क्योंकि आपका जन्म किसी बड़ी अलग फिलॉसफी पे हुआ था, फिर आपकी जो वैचारिक सिद्धांत थे वो बिल्कुल ही बदल गए। अब आप नीड नहीं ग्रीड की राजनीति भी कर रहे हैं। अब जो कहते थे अपनी गाड़ी में चलेंगे वो जेड कैटेगरी सिक्योरिटी में चल रहे हैं। सरकारी बंगला नहीं लूंगा, उस बंगले में कोई परिंदा नहीं फड़ मार सकता है। पंजाब से लेकर यहां तक जेड कैटेगरी के लोगों की लाइन लगी हुई है। तो मतलब मैं जानना चाहती हूँ क्या हो रहा है, आप ऐसे क्यों बदल गए, और क्या ये प्राथमिकता थी उस टाइम पर? देखिए, अभी जो सवाल पूछा था उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट था कि ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं तो ड्रग्स आ कहां से रहे हैं। पहली बात तो यह जानना जरूरी है कि ड्रग्स पकड़ा कहां जा रहा है। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र के पोर्ट पर, अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा जा रहा है हजारों करोड़ का। एक बात। दूसरी बात, वहां पर सीआईएसएफ की सिक्योरिटी नहीं है, वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी है, इसलिए वहां पर ड्रग्स के आने जाने का कोई रोक नहीं है। तीसरी बात, जांच कैसे पता चलेगी? भाई डीएचएफएल 42,000 करोड़ का घोटाला करती है, 29 करोड़ रुपए इनकी पार्टी को चंदा दे देती है, उसके खिलाफ कैसे जांच होगी? आप बताइए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मोदी जी के उस करीबी मित्र को कर्जा मिला है बैंकों से, उसके खिलाफ जांच कैसे होगी? 10 लाख करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति है, सारे पोर्ट उसके नाम पर हो गए, कैसे उसके खिलाफ जांच होगी? तो जांच इसलिए नहीं होगी और पता इसलिए नहीं चलेगा कि ये ड्रग्स कहां से आ रहा है क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। देश के प्रधानमंत्री का जो सबसे करीबी मित्र हो, जिसके हवाई जहाज से वो उड़ते हो, जिसके चंदे से इनकी पार्टी चलती हो। एबीजी शिपयार्ड का घोटाला हुआ, पानी की जहाज बनाने वाली कंपनी का 23,000 करोड़ का घोटाला, कुछ नहीं हुआ आज तक। तो इसलिए कार्रवाई होगी कैसे? आपकी एजेंसियां यहां क्यों नहीं पहुंचती हैं? इन्होंने बिल्कुल, देखिए किस प्रकार की बचकानी बात करने लगते हैं। अरे भाई, भारत की सीमा में कोई भी एंटर होगा तो प्राइवेट सिक्योरिटी होगी वहां साहब। नेशनल कोस्ट गार्ड है, बीएसएफ है, वो आप चाहे फिर अंदर आके प्राइवेट लैंड में रहें या किसी में भी रहें, उन सारी चीजों की जांच होती। जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरते तो कस्टम एक्साइज के थ्रू आपको निकलना ही पड़ेगा, वो चाहे आपका एयरपोर्ट प्राइवेट हो या सरकारी हो, कस्टम एक्साइज। ड्रग्स की बरामदगी हुई, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। फिर क्या है सच उसका? ड्रग्स की बरामदगी और ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई, जो अभी बात इन्होंने कही कि ये टीवी डिबेट पे बात होनी चाहिए। ड्रग्स के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो टीवी डिबेट में डिस्कस हो सकती है,
क्योंकि ये जिस प्रकार के कार्टेल से स्मगलिंग होती है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हमारी तरफ से हो रही है। सुनिए, क्या अब जैसे हथियारों की स्मगलिंग आप कहेंगे टीवी डिबेट बताया जाए कि यहां पे पकड़ा वहां पकड़ा, ताकि अगली बार आदमी को पता रहे। सख्त कार्रवाई इस समय हो रही है, तभी वो बात सामने आता था, अन्यथा तो पहले हम अब एक लाइन और कह दूं, सुनिए, विपक्षी पार्टियों का होता तो आप नहीं बताते भाई, हम आपको बताते टीवी पे ही डिस्कस करते। नहीं, हम आपसे बात तो कह रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं हो रही होती तब। दूसरी बात, अभी उन्होंने कहा कि चंदा दे दिया, आज तो अरे भाई जेल में है भैया, आपको बता रहा हूं भाई। अरे भाई आपके यहां तो सबसे ज्यादा, अरे भाई अब हम क्या कहें, पंजाब की बात कह दी तो अब नशे की बात मतलब क्या कहा जाए, हजारों घर है डूबे बोतलों के बंद पानी में, वहां तो माहौल ही अलग है, सर्वोच्च सत्ता तक। खैर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने चंदे की बात कही। आप लोगों को याद है, एक पार्टी भारत में एकमात्र पार्टी है जो 20,000 रुपए की चाय पिलाती थी, आम आदमी पार्टी चाय की पार्टी देती थी, 20,000 रुपए देके चाय पीजिए। वो 20,000 रुपए क्यों होता था, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो चाय 15 या 25 आपने अपने टर्न पे आप मैंने ठीक है 15 या 25,000 की क्यों नहीं होती थी? क्यों उस समय रूल ये था कि 20,000 रुपए तक लिया गया कैश का आपको डिटेल नहीं देना पड़ेगा कि कहां से आया, इसलिए 20,000 की चाय, यानी 20,000 दिखा दो कि 1,000 लोगों ने पी, फिर जितना कैश अंदर कर लो। अब हमने उसमें चेंज कर दिया, हमने अब कर दिया 2,000। अब 2,000 तक के नीचे से कैश के बारे में नहीं पूछा जाएगा, 2,000 से ऊपर पूछा जाएगा, बाकी इलेक्टोरल बॉन्ड से लो। और ये जो कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से किसने दिया, बताइए, बताओ ना। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेते नहीं है तो फिर भाई ये पैसा कहां से ले रहे हैं? दुनिया तभी तो आप घोटाला करने की जरूरत महसूस पड़ रही है। सवाल ले लेते हैं, कुछ सवाल अंजना जी, इस देश के 700 से ज्यादा जिलों में भाजपा का कार्यालय बना है। सुधांशु जी से, सुधांशु सर से है कि सर आप रूलिंग पार्टी के स्पोक पर्सन हैं और हम इंडिया वाले अभी आप देख रहे हैं हमारे फॉरेन कंट्रीज में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है जबरदस्त, जस्ट टू सिक्योरिटी ब्रीच रीजंस। ठीक है, इंडिया में अभी तक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसमें अभी तक आज अगस्त चल रहा है, 19 अगस्त में 122 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, जिसमें 480 प्लस सिक्योरिटी वाले प्लस सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। और कितनी कीमती होती सर, एक माँ जो बेटा अपना खोती है, एक बीबी अपना पति खोती है, एक बच्चा अपना पेरेंट्स खो देता है। सर उस दर्द को आप समझिए। आप ये बताइए उस सिक्योरिटी ब्रीच के पीछे हम जांच क्यों नहीं करते? जो आतंकी घुस जाते, डेली हमारे पास खबर आती कितने लोग मार दिए गए, आज इतने आतंकी घुस गए, ये सर कहां से? जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। हमने आने के बाद क्या परिवर्तन किया है? 2014 से पहले बताइए, दिल्ली में धमाका, मुंबई में धमाका, गुवाहाटी में धमाका, बनारस में धमाका, लखनऊ में धमाका, जयपुर में धमाका, नागपुर में धमाका, चेन्नई में धमाका, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता था, पार्क पे लिखा रहता था कि इसको छूना नहीं, बम विस्फोट हो सकता। आज कहीं दिखता है? खत्म। दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में रह गया। क्या इतना बदला हुआ नजारा किसी को नजर नहीं आ रहा है? इसके लिए किसी को इंडेक्स में समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और जो लोग ये कहते थे उस कश्मीर में कि तिरंगे को झंडा दे, कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, देखिए डल लेक पे क्या तिरंगे की वो नजर आती थी। इसलिए जब यहां तक कम किया है, उन 4 जिलों में भी कम करने में सफल होंगे। और ये सिक्योरिटी की सख्ती की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई शांति के कबूतर उड़ने लगे और उनके मन में अहिंसा हो गई जिसकी वजह से वो लोग। आईएसआई को पठानकोट भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया था। पठानकोट देश के अंदर आईएसआई को पहली बार आने की अनुमति भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी थी। कभी भड़क नहीं सकते थे। मेरा सवाल संजय सर से है। आपने जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स का मेंशन किया कि वहां की जो न्यूज़पेपर कंपनी है उसने केजरीवाल गवर्नमेंट के बारे में इतना अच्छा लिखा, इट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा देश के बारे में और सरकार के बारे में। लेकिन जो सरकार अच्छी शिक्षा दे रही है, अच्छा खाना दे रही है और अच्छा इलाज दे रही है, वही सरकार शराब कैसे दे सकती है? जब आप शिक्षा के मॉडल को बोलते हैं कि वर्ल्ड क्लास मॉडल है, तो फिर आप शराब के मॉडल को क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि कई राज्यों में आपने एक वैलिड सवाल उठाया। जिन राज्यों में, जैसे हरियाणा फॉर एग्जांपल ले लीजिए, इन्होंने शराबबंदी की अपने यहां, वहां नकली शराब का धंधा चलने लगा, बाद में उनको शराबबंदी खत्म करनी पड़ी। गुजरात है जैसे, जहरीली शराब बेचते हैं, नकली शराब बेचते हैं, सैकड़ों लोगों की जान वहां पे चली गई। आज गुजरात में भी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई ये शराबबंदी जो है ये बेईमानी साबित हो रही है। दिल्ली की जहां तक बात है, हम तो आंकड़े के साथ बता चुके हैं कि यहां पर जो शराब की दुकानें हैं, जनसंख्या के मुताबिक सबसे कम शराब की दुकानें दिल्ली में हैं। इसका आंकड़ा मैं पहले भी दे चुका हूं। लेकिन अब जैसे कहा जाए ना कि झूठ के प्रचार का तो कोई अंत होता नहीं, उसमें भाजपा को मास्टरी हासिल है। अब छोटे छोटे जवाब दीजिएगा आप लोग, ताकि मैं 3-4 सवाल ऑडियंस का ले लूं। जल्दी छोटा सवाल। सुधांशु सर से सवाल है कि आम आदमी पार्टी कहते हैं कि गरीब बच्चे इंग्लिश ना सीखे, ऐसा भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर?
बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। आज आजादी के 75 साल के बाद आकर एक मुख्यमंत्री टीवी पे कहता है कि हमारे बच्चे फर्राटे से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहिए। हाँ। ये आजादी के बाद हमने 75 साल हुआ है देश के, हम दूसरे सबसे बड़े दुनिया के देश, आबादी में एक दशक के बाद हम चाइना से ऊपर हो जाएंगे। दुनिया के टॉप के 6-7 देशों में बताइए कोई एक देश जो अपनी भाषा न बोल के दूसरी भाषा काट सकते हैं कि नौकरियों में उसी अंग्रेजी की प्रामाणिकता चाहिए होती है। उसी बिंदु पे आ रहा हूं। हमारी नई शिक्षा व्यवस्था में वह ये तय किया गया कि मातृभाषा में उनकी शुरुआती शिक्षा होगी। जब हमारी सरकार आई उसके बाद से आपने देखा कि भारतीय भाषाओं का सब तरफ विचार बढ़ा है। मोदी जी ने बाहर जाकर पब्लिक मीटिंग में कभी भी अंग्रेजी में नहीं बोला। अरे भाई, इस अंग्रेजी की मानसिकता से मुक्त होइए। एक समय ऐसी स्थिति होनी चाहिए थी कि हमारे विचार को वो माने। आज हॉलीवुड के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड है, फिर भी उसके बावजूद हम उसी में पीछे रहना चाहते हैं और ये बता रहे हैं ये नई राजनीति है। देखिए कि फर्राटे से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, किस मानसिकता में देश को रखना चाहते हैं। अंजना जी, आप हिंदी की बहुत बड़ी एंकर हैं, अंग्रेजी आप भी फर्राटेदार बोलती हैं। ये हमारे बहुत अच्छे हिंदी के प्रवक्ता हैं, मैं इनकी तारीफ करता हूं। बहुत अच्छा हिंदी पे और संस्कृत पे अधिकार है, लेकिन अभी आप इनको अंग्रेजी चैनल पे बैठा दीजिए, बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। ये भी अंग्रेजी बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना कोई महानता नहीं है भाई, तो क्यों बोलते हो फर्राटेदार? जहां अंग्रेजी की जरूरत है वहां पे बोलेंगे। अंग्रेजी बोलना कोई महानता नहीं है भाई। आप बोलिए भारत, वही तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारे प्रधानमंत्री ने कभी नहीं बोला बाहर जाकर पब्लिक में इनके अंग्रेजी में बोलिए। हिंदी में बोलते ही नहीं बेचारे, अंग्रेजी में ही बोलते हैं। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री है इनकी, हिंदी में बोलती ही नहीं, बहुत मुश्किल से बात कर रहे हैं। अरे भाई, अभी आपकी बात का जवाब संसद में दिया यार, आप तो संसद से बैठे झूठ मत बोलिए। उन्होंने हिंदी में भाषण, पूरा अंग्रेजी में भाषण। अनुराग ठाकुर पढ़ेंगे अंग्रेजी विद्यालय में, इनके सारे मंत्री और उनके बेटे पढ़ेंगे अंग्रेजी विद्यालय। वैसे और ये लाइटर नोट, ये सुनिए, ऑन द लाइटर नोट एक बात बोलेंगे, गरीब का बच्चा नहीं बोलेगा। ये अंग्रेजी क्यों अच्छे बोलने के लिए बात कहते हैं? बच्चे को अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते। एक कहावत है भारत में कि जब अंदर हो जाती है तब अंग्रेजी फर्राटे से निकलती है। चूंकि ये पिलाने में कस के लगे इसलिए अंग्रेजी फर्राटे की बात। मेरा क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता से, संजय जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता से मेरा प्रश्न है कि आखिर जब जो मुद्दा था उस पर मेरा क्वेश्चन है कि ईडी या सीबीआई की जब जांच होती है, अगर आपने कुछ किया नहीं तो आप डरते क्यों? ऐसा तो नहीं कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाला। ठीक है, इसी के साथ इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। बेहतरीन सवाल इन्होंने पूछा, अभी तक मैं समझता था ये सवाल आना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी बाहर तो नहीं है ना, 7 FIR करा दी जाए उनके ऊपर और दिन रात वो ऐसे घूमते रहे एक दूसरे के थाने में और ईडी सीबीआई से जांच कराते रहे। वो काम कब करेंगे? अरे भाई, सही कोई मामला हो आप कीजिए, करो। ठीक है, छोटा छोटा एक लाइन का सवाल, जल्दी एक लाइन का। अंजना जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। अंजना जी मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूं। हम इतने देर से सारी बातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हाँ। आप हर बार चुनाव में आते हैं, ढेर सारी बातें कहते हैं, पर आपका ध्यान कभी वायु प्रदूषण पे क्यों नहीं जाता है? जल्दी सर, मेरा सवाल संजय सर से। सर, जो आपने पंजाब में भी कहा कि जो हर एक परिवार की महिलाओं को 1000 रुपए जो मुफ्त में दिए, सर इससे अच्छा जो है आपने जैसे मोहल्ला क्लिनिक लेके आए, वैसे ही एक जो है जो किसी जो नई स्किल सिखाए उनको सिलाई सिखाए, ऐसा कोई सेंटर क्यों नहीं खुलवाते? ये मुफ्त में दें, अच्छा स्वावलंबी बनाइए। ठीक है, चलिए इसका जल्दी से जवाब, आप लोग बैठ जाइए। देखिए, 2 तरह की अर्थव्यवस्था है अंजना जी। एक है मोदी जी का मॉडल कि अपने मित्रों का 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ करो, 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स राइट ऑफ करो, 15 लाख करोड़ रुपए इस देश के बजट को घाटा पहुंचाओ और दूध पे टैक्स लगाओ, दही पे टैक्स लगाओ, छाछ पे टैक्स लगाओ, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाओ, डीजल पेट्रोल महंगा करो। सीबीआई ने खोली है दिल्ली की शराब नीति फाइल। जी हां, उप मुख्यमंत्री के घर पर सीबीआई के छापे और उसके बाद के बवंडर पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।